दोस्तों अभी के सिचुएशन में आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन है, क्या यूएस वीज़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और मैं सिचुएशन को मैं डिटेली बात नहीं करूँगा, आप सबको पता है कि क्या चल रहा है सिचुएशन। 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया और आप लोगों को सिर्फ यूएस की नहीं, कोई भी मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ को या फिर मिडल ईस्ट के यूएस वीज़ा को कोई भी गल्फ़ कंट्रीज़ को या फिर मिडल ईस्ट किसी भी कंट्रीज़ को वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा मुश्किल क्या, मैं तो एक बोल रहा हूँ कि वीज़ा ही नहीं दे रहे हैं, अभी होल्ड पे रखा गया है। और फ्लाइट तो कितने सारे कंट्रीज़ का बंद कर दिया, आप सबको पता है मिडल ईस्ट में। अब इसके अलावा अब दोस्तों ये सब अब दोस्तों इस सब का इम्पैक्ट किस-किस पे हो रहा है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। क्या यूएस वीज़ा पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस सिचुएशन के हिसाब से आपको सबको पता है कि हमको ऑयल का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गैस में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कि पेट्रोल में भी अभी प्राइस बढ़ा दे, राइट? सो अभी एनीवे विल नॉट डिस्कस दिस, हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे वीज़ास के बारे में, स्पेशली यूएस वीज़ा का क्या सिचुएशन है, क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो न्यू गवर्नमेंट आने के बाद और इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज होने के बाद पहले से ही दिक्कत हो चुका था। और B1 B2 वीज़ा में इनकी बहुत सारा स्क्रूटनी लगा दिया गया था। जो भी क्वेश्चंस आते थे या फिर क्रॉस क्वेश्चन आते थे, अब इसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी के सिचुएशन के बाद ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं जब कह रहा हूँ कि और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, देखिए सबसे पहले वर्क परमिट वीज़ा है, उसमें तो मुझे किसी ने भी कंप्लेंट नहीं किया कि मतलब वर्क परमिट वीज़ा पे रिजेक्शंस हो रहे हैं या फिर मुश्किल हो रहा है या फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन दोस्तों जब आते हैं F1 वीज़ा पे, जो स्टूडेंट वीज़ा है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा होल्ड नहीं होना चाहिए। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि F1 वीज़ा ज़्यादातर रिजेक्शंस हो रहे हैं। अब अपॉइंटमेंट तो मिल ही नहीं रहे हैं, मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है किसी को। अब नए सेमेस्टर्स के लिए मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन पे F1 वीज़ा ना के बराबर है। दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं B1 B2 वीज़ा पे। दोस्तों देखिए दोस्तों, B1 B2 वीज़ा अभी सिचुएशन डबल टफ हो चुका है। अब हमारे क्लाइंट्स ले लीजिए, हमारे जो जानकारी वाले जो मेंबर्स से ले लीजिए, उनका भी वीज़ा दोस्तों जो बिजनेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस भी नहीं, प्योरली मीटिंग के जा रहे हैं। इंडियन कंपनी भेजता है अपने सब्सिडियरी या फिर हेडक्वार्टर में भेजता है, यूएस कंपनी में भेजता है या फिर अपने क्लाइंट के पास भेज रहा है, उनका वीज़ा अप्रूव हो रहा है। उसमें ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं ये बोलूँगा कि 70 to 80% वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 100% होना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिशियली जा रहे हैं। हो सकता है कि भले कंपनी बड़ा हो, भेजना चाहता हो, भले वहाँ पे क्लाइंट हो या फिर कंपनी यूएस कंपनी हो, लेकिन अगर प्रोफाइल वीक है तो वहाँ पे भी रिजेक्शन होता है। इसलिए अदरवाइज ओवरऑल बोला जाए कि बिजनेस वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है। B1 B2 वीज़ा यानी कि B1 वीज़ा होता है, उसमें अप्रूव हो रहे हैं। लेकिन जो पर्सनल वीज़ा होता है, विजिटर वीज़ा होता है, टूरिज्म वीज़ा होता है, उसमें से ज़्यादातर रिजेक्शंस हो रहे हैं। स्पेशली कौन से रिजेक्शंस हो रहे हैं दोस्तों? पहले क्या होता था कि लोग घूमने जाते थे, अकेले घूमने जाते थे या फिर फैमिली के साथ जाते थे। अभी वो दोस्तों जो घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बंदी कर दिया या फिर सारे के सारे रिजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में रिजेक्शन कर रहे हैं। बहुत ही कम परसेंटेज अप्रूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उनका मानना है यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी को कि घूमने के लिए जा रहे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब कोई उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, चलो इसको देना नहीं देना एक ही बात है। अगर उनको लगा कि प्रोफाइल 200% स्ट्रांग है, बंदा घूम के आ जाएगा, तभी अप्रूव कर रहे हैं। अदरवाइज ये घूमने का, ट्रैवल का रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, कोई जाता है कोई जाना चाहता है टूरिस्ट वीज़ा पे अपने दोस्त से मिलने के लिए। भले दोस्तों वो दोस्त कितना पुराना हो, कैसे भी हो, भले वो सिटीजन हो वहाँ पे, भले जॉब करता हो लीगली, आप भी यहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन वो चांस बोल नहीं सकते, कभी अप्रूव करते कभी नहीं करते। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अप्रूवल चांसेस कम है। कभी कभी कर देते हैं क्योंकि आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोफाइल अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, आप आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोस्त से मिलने के लिए जाना उतना तो यूएस आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब वीज़ा देने की जरूरत नहीं है, चलो मत जाओ यूएस, ऐसा करते हैं। लेकिन जो कोई भी ब्लड रिलेटिव जाना चाहता है, सबसे ऊपर पॉइंट डालूंगा, कोई स्पाउस है यूएस में, अभी स्पाउस वीज़ा लगा नहीं है, वो प्रोसेस में है। जब तक स्पाउस वीज़ा ना लगे, ये अपने स्पाउस से मिलने के लिए आ रहे हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ से, तो वो B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिल रहा है और चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने लीगल स्पाउस से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। और जो ब्लड रिलेटिव नहीं बोलेगा, रिलेटिव से मिलने के लिए जाते हैं, फैमिली है, राइट, उनका वीज़ा अप्रूव हो रहा है, राइट।
और सेकंड में आते हैं कि कोई बच्चे पढ़ रहे हैं यूएस में, जो डिग्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और माता-पिता, मम्मी-डैडी जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी मिल जा रहा है दोस्तों। मैं सब यहाँ पे 70-80% का दे रहा हूँ अप्रूवल चांसेस, उनको भी मिल जा रहा है, कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पे आपका सॉलिड रीज़न है जाने का, पर्पस है। किसको मिलने के लिए जा रहे हैं? बेटे को मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर बेटी को मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है F1 वीज़ा पे, या कोई जॉब कर रहा है H1B वीज़ा पे, या फिर सिटीज़न हो। तो उनको मिलने के लिए जो पेरेंट्स को है, पेरेंट्स का वीज़ा अप्रूव कर रहे हैं, 2 चांस है। या तो यार पेरेंट्स रिटायर्ड है, वहाँ पे जाके जॉब करने वाला नहीं है, और ज़्यादा भी रहने वाले नहीं है। ज़्यादा रहने से भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जॉब नहीं करेंगे। ये तो मानना तो यह है कि 1-2 महीना रह के आ जाएंगे। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स का रिटायर्ड नहीं है, वर्किंग पीपल है, या फिर बिजनेस पीपल है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स है, यानी कि होम टाइस है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज है, तो उनको मिल रहा है दोस्तों। दिक्कत कहाँ हो रही है कि बोलता है कि कोई, यानी कि इसके पहले लास्ट पॉइंट जाने के पहले एक पॉइंट बोलूँगा कि अब ये बोल दिया कि बेटा बेटी बच्चे पढ़ रहे हैं यूएस में, माता पिता जाकर मिलने के लिए जाना चाहते हैं, उनका अप्रूव हो रहा है। लेकिन भाई बहन जाना चाहते हैं, उसमें चांसेस कम है। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं मिलेगा। फिर अगर पेरेंट्स का 80% है, तो भाई बहन जो मिलने के लिए जाते हैं 40-50 बोलूँगा मैं, 40-50% है। क्योंकि भाई बहन मिलने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट उनको लगता है कि ठीक है चलो, कभी दिया कभी नहीं दिया। लेकिन जो पेरेंट्स है उनको मिल रहा है। अब लास्ट पॉइंट है कि बोलते हैं कि मेरे को वीज़ा चाहिए, क्यों यूएस जाना है, क्यों दोस्त नहीं, रिलेटिव से, फार अवे रिलेटिव से मिलके जाना है, दूर के रिश्तेदार से मिलके जाना है। वो आप भूल जाइए, ये समय सही नहीं है, अप्लाई मत करना, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है, रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ लोग ज़्यादा है कि मेरा रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव, डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, मामा का, चाचा का, भतीजा का, जो भी है, मतलब ऐसा कजन्स वगैरह, उसमें भी परसेंटेज बहुत कम है, मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, अप्लाई मत कीजिए। हाँ, ये नहीं बोल रहा है कि, मतलब मेरा मानना है पर्सनली, ये नहीं बोलता कि इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं बोल रहा है कि अप्लाई मत कीजिए, वो तो बोल रहा है कि अप्लाई कीजिए। आपको रिलेटिव, दूर का रिलेटिव है, मिलने के लिए आते थे, अप्लाई कीजिए। लेकिन जो सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है दोस्तों, मिल भी सकता है, नहीं भी। हाँ, अगर आप दूर के रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक काम है या फिर स्पेसिफिक ओकेजन है, और आपका यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत टाई है, आपको मिल भी सकता है, अगर ऑफिसर को ऐसा लगे तो। क्योंकि आप रिलेटिव से मिलने के जा रहे हैं, अगर ऑफिसर को लगे कि आपका पर्पज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना ही पड़ेगा आपको, और आप वापस आ जाओगे, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर वो पर्पज छोटा मोटा है, आप उनके हिसाब से लगे कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मतलब चांस है कि बहुत ही कम चांस है अप्रूवल का। इसलिए मैं यही बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए जाए, B1 B2 वीज़ा में, भले आप बिजनेस वीज़ा के लिए जाए, बिजनेस के लिए जाएँ, भले आप अपने बच्चों से मिलने के लिए जाए, भले आप किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जाए, भले आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाए, या घूमने के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप घूमने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन इस सब के लिए आपका स्ट्रांग पर्पस होना मानता है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस देना पड़ेगा आपको, क्लियर पर्पस, क्यों जाना है यूएस। अगर आप यूएस नहीं जाने से क्या हो जाएगा, अगर आप यूएस जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, आपको स्ट्रांगली पर्पस देना पड़ेगा। नहीं तो अगर पर्पस वीक है तो आपका अप्रूवल होना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट्स का। दोस्तों देखिए, अपॉइंटमेंट्स अभी के आज के दिन पे दोस्तों मेरे को F1 वीज़ा का नहीं दिख रहा है, ज़्यादातर B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं दोस्तों। दिल्ली में ज़्यादातर बहुत मिल रहे हैं, और चेन्नई में कुछ मिल रहे हैं, और दूसरे लोकेशन में भी कुछ ना कुछ मिलते रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा हो रहा है कि कभी कभी लगातार 2 हफ्ते के लिए नहीं मिलता है, कभी 1 हफ्ते में बहुत सारा कंटिन्यूसली मिलता है, बल्क मिलता है, कभी कभी ओवरऑल मिलते रहता है दोस्तों। तो ये कहना क्या है कि आपको रेगुलरली ट्राई करते रहना पड़ेगा, मिलने का चांस है। अगर आपका प्लान है, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप इंटरव्यू देने से रिजेक्शन का चांस ज़्यादा है, अप्रूवल का कम है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपॉइंटमेंट और ये सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू होगा तो लेना देना है, राइट, क्योंकि वो इंटरव्यू करते वक्त ये ध्यान में रखेंगे सिचुएशन, राइट। अगर आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे, आपके पासपोर्ट पे हिस्ट्री है कि आप गल्फ कंट्रीज घूमे हैं, XYZ कंट्री जो अभी चल रहा है यानी कि न्यूज़ में, तो क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा होगा, अप्रूवल चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट आप क्या कीजिए कि अगर आपका प्लान है यूएस जाने का कभी भी, तो ले लीजिए। अगले साल का प्लान है आपको, अभी ले लीजिए। अगले साल का ये ईयर एंड का अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको, या तो अगले साल का मिलेगा, ले लीजिए। तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, आप अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू दे सकते हैं।
अगर आपको प्लान है कि आपको जून जुलाई में जाना है, बहुत सारे को लोगों को ये है कि मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना है, उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होना है, तो मई में जाना चाहते हैं, मई जून में। तो उस हिसाब से कहते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अप्रैल का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर मिला तो जाके तब तक हो सकता है कि मई तक सिचुएशन ठंडा हो जाए, ठीक हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तब इंटरव्यू देने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हुआ और अप्रैल मई में आप जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं, बोल नहीं सकते सिचुएशन कैसा होगा और इंटरव्यू का क्या होगा, बस आप अपने तरफ से पूरा फुल एफिशिएंटली आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन आपको दिवाली टाइम पे जाना है या फिर ईयर एंड में जाना है यूएस घूमने के लिए, तब आप जून जुलाई का भी ले सकते हैं, सितंबर अक्टूबर का भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक मेरे को पूरा भरोसा है कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सीरियस प्रॉपर हो जाएगा। और तब तक इंटरव्यू जब लेंगे, आप जाएंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू में भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। भले कितना दिन यूएस ये टूरिज्म को बंद करके रखें, एकदम टूरिज्म 100% बंद करेंगे तो कैसे चलेगा। मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ का, स्पेशली यूएसए से बड़े कंट्री का टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बनता है, इकोनॉमिकल पॉइंट बनता है। ठीक है, देखिए जॉब में आए H1B वीज़ा पे, उन्होंने ठान लिया कि हम अपने सिटीजन को भी जॉब देंगे, बाहर वालों को बाद में देंगे। अब कितना करेंगे इसके लिए यह नहीं किया कि 60,000 प्लस जो भी है 85,000 टोटली, ये नहीं बोला कि आना ही मत, हम यूएस वाले को देंगे, ऐसा नहीं किया। लेकिन ये कर दिया कि मतलब यहाँ पे डिपॉजिट बढ़ा दिया। उतना डिपॉजिट दे के अब कौन सा कंट्री भेजेगा, कौन सा कंपनी भेजेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इंडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है आप जो के लिए यूएस में। हालांकि आप सबको पता है कि सारे के सारे जो भी इंडियन से, चाइनीज से, यूएस से आ जाएंगे वापस जॉब करते हुए, इम्पैक्ट क्या होगा आपको पता है। अब यूएस का टेक्नोलॉजी में जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग को पता है कि इंडियनशिप बहुत ज़्यादा है, हमारा ही वहाँ पे स्किल वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर आपको ईयर एंड में जाने का प्लान है, थर्ड क्वार्टर में जाने का प्लान है, आप जून जुलाई का ले लीजिए, जून जुलाई अगस्त का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो आप नॉर्मल सिचुएशन प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए और अप्रैल में ही अपॉइंटमेंट इंटरव्यू देना है, आपको कोई भी रीज़न हो, तो आपका रिस्क है, आप रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है कि अगर सिचुएशन एकदम अच्छा हो गया तो आपकी मर्जी है, मतलब आपका नसीब है, अच्छा ये सिचुएशन अच्छा है, तब इंटरव्यू देना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर अभी नेक्स्ट इमीडिएटली जाना है आपको अप्रैल में जून में, और अप्रैल में इंटरव्यू देते हैं, सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तभी भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तब बोल नहीं सकते, आपका लक है या फिर डिपेंडिंग अपना सिचुएशन। अगर आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑफिस से समझता है कि इस सिचुएशन में भी आपको वीज़ा देना चाहिए, तो ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने के पहले मैं वो 2 पॉइंट बोलूँगा कि अगर आपको फिर भी चाहिए अर्ली अपॉइंटमेंट, अभी आपको मई जून में जाना है या फिर आपको अप्रैल में जाना है, आपको मार्च अप्रैल मई का अपॉइंटमेंट चाहिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट देने के लिए। अभी हमको अपॉइंटमेंट मिल रहा है दोस्तों, मार्च अप्रैल का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। हो सके तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। कभी कभी अभी अप्रैल में का भी मिल रहा है, तो हम आपको स्क्रीनशॉट डाल के दिखा देंगे एक आइडिया के लिए कि दिल्ली का मिल रहा है ज़्यादातर, और दूसरे लोकेशन का भी मार्च अप्रैल मई का आपको मिलेगा। मार्च का बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि ऑलरेडी हम मिड ऑफ मार्च है। अप्रैल मई का आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वो एक बात हुआ। अब दूसरी बात दोस्तों, इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बोल दिया, इंटरव्यू वही लोग देने के लिए जाए जिसके पास स्पेसिफिक पर्पस है, और आपको लगता है कि ये इंटरव्यू नहीं करेंगे, मतलब इंटरव्यू क्रैक करना है और यूएस नहीं जाएंगे, तो आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और पर्सनली या प्रोफेशनली लॉस होगा। आपको जाना ही पड़ेगा तो ही आप इंटरव्यू के लिए जाना, नहीं तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मतलब अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस है आपका, फिर भी बोल रहा हूँ, तभी जाना। इम्पॉर्टेंट नहीं है पर्पस तो फिर अप्लाई मत करना। अभी थोड़ा टाइम के लिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम के लिए रुक जाइए। थोड़ा टाइम के बाद ये सिचुएशन नॉर्मल होगा तब अप्लाई कीजिए, तब इंटरव्यू के लिए जाइए, तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि बच्चों से मिलना है, या फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाए। ऐसे ही मत जाना। अगर आप आर्टिकुलेट नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो आपका अप्रूवल चांसेस कम हो जाएगा। तो चलिए इसी बहाने में बोल दूँगा कि मतलब आपको मेरे से हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बनाने में, या फिर इंटरव्यू में क्या क्या करते हैं उसकी तैयारी करने में, या फिर क्वेश्चन आंसर्स मॉक सेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। उसमें भी मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं फिर रिपीट करूँगा, मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगा, प्रॉपरली मेंटर करूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्वेश्चन आएंगे,
कैसे उसका आंसर करना है, क्या आंसर करना है, कैसे करना है, और थोड़ा सा मॉक क्वेश्चन लेके जूम पे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे होता है माहौल, कैसे क्वेश्चन आंसर होता है। मैं ट्रेनिंग देना मेरा काम है, आपको गाइड करना मेरा काम है, बाकी अप्रूवल करना, वीज़ा मिलना ना मिलना यूएस एम्बेसी के हाथ में है। तो चलिए इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। जो भी इंटरव्यू जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो भी अर्ली अपॉइंटमेंट देख रहे हैं चाहते हैं 2-3 महीने के अंदर, आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर किसी को गाइडेंस चाहिए B1 B2 वीज़ा में तो ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।